आज महाराष्ट्र की सियासत का बहुत बड़ा दिन है, शपथ ग्रहण का दिन है आज। और शपथ ग्रहण से पहले विघ्नहर्ता के दर पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। सिद्धिविनायक मंदिर के साथ साथ मुंबा देवी का भी दर्शन किया, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। और कहा जाता है कि किसी भी कार्य को अगर शुभ आरंभ करना है किसी भी कार्य का, तो सिद्धिविनायक के दर्शन करना बेहद जरूरी है। गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत करनी होती है तो गणेश जी का आशीर्वाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में मंदिर पहुंचे और साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद लिया और सिद्धिविनायक मंदिर के साथ साथ फिर मुंबा देवी के भी दर्शन किए। तो हम आपको ये तस्वीरें उसी समय की बता रहे हैं। एक तस्वीर है सिद्धिविनायक मंदिर की, दूसरी तस्वीर है मुंबा देवी टेम्पल की। सिद्धिविनायक मंदिर में आप देख सकते हैं कि आरती में शामिल हुए, पूजा अर्चना की, तिलक लगवाया और उसके बाद आप मुंबा देवी की तस्वीर भी देखिए, वहाँ पर भी पूजा अर्चना की, आरती में शामिल हुए और साथ ही साथ हाथ जोड़े, आशीर्वाद लिया, क्योंकि एक नए अध्याय का शुरुआत अब देवेंद्र फडणवीस शुरू करने वाले हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अभिषेक, थोड़ी देर पहले जो मेरा सवाल था आप पूरा कर नहीं पाए थे, वही सवाल मेरा है कि जो मेन चैलेंज है वो है सामंजस्य बिठाने का। और अगर हम 2014 की देवेंद्र फडणवीस की पारी की बात करें तो एक परिपक्व नेता के तौर पर वो सामने आए थे। उसके बाद जितने भी घटनाक्रम हुए, उथल पुथल हुई महाराष्ट्र में, 2022 में भी उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किया था। तो माना जाए एक परिपक्व नेता और एक मजे हुए नेता। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सही कहा आपने, परिपक्व नेता हैं, तभी कारण है कि देखिए उनको तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का मतलब साफ है कि उनके ऊपर बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया कि वो महाराष्ट्र की जनता के जो विकास कार्य है उसको आगे ले जाएंगे। देखिए बीजेपी जिस तरीके से एक बड़ा जो प्लान सेट किया था कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त महाराष्ट्र में विकास का रुक गया था, विकास को तेजी करना है तो महाराष्ट्र में महायुति सरकार लाना काफी जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस जब 2014-2019 तक 4-5 सालों तक जब सीएम रहे हैं तो उस दौरान काफी विकास हुआ था, ऐसा माना गया था, ऐसा बीजेपी का लगातार कहना हुआ भी था, बात भी सच है। तो इसलिए कहीं कहीं देवेंद्र फडणवीस को लाना और सभी दलों के साथ उनका सामंजस्य बरकरार रखना। और देखिए देवेंद्र फडणवीस साथ यह भी है, देखना पड़ेगा कि वो सभी, भले ही वो देखिए मराठा समाज से नहीं आते, ओबीसी समाज से नहीं आते, लेकिन सभी समाज में उनकी अच्छी पैठ है, सब जगह उन्होंने चप्पा चप्पा महाराष्ट्र का छाना हुआ है। तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को अच्छे से समझते हैं वो कि किस तरीके से महाराष्ट्र है, क्योंकि वो नागपुर के रहने वाले हैं। तो कहीं न कहीं 6वीं बार देखिए विधानसभा विधायक चुनकर आए हुए हैं वो, और वह अब तीसरी बार विधानसभा में यानी महाराष्ट्र सरकार में शपथ लेने जा रहे हैं। तो अपने आप में यह साफ है कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में वह दिन याद करना होगा जब वो 22 साल के थे, जब वह पार्षद बने थे नागपुर से, और उसके बाद वह मेयर बने थे। मेयर के बाद से लगातार जो जर्नी उनको शुरू हुई, एक के बाद एक शुरू हुई। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी कहना होगा, एक जमाने में वह मॉडल भी हुआ करते थे, मॉडलिंग किया करते थे, नागपुर में मॉडलिंग किया करते थे। और मॉडलिंग की बात चर्चा खुद उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको मॉडल करके शब्द पुकारा था। तो देखिए कि उनके लगातार जो उनकी शैली रही है, उनका काम काज रहा है, वह एक जुझारू नेता लगातार कहे जाते रहे हैं। जब वो महाराष्ट्र से विरोधी पार्टी के नेता हुआ करते थे उस दौरान भी उन्होंने तमाम जो स्टडी करके आए करते थे और एक के बाद ऐसा सब्जेक्ट उठा दे जो बड़ा इश्यू बना करता था। आप देखें जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस दौरान जब विरोधी पार्टी नेता थे देवेंद्र फडणवीस, उस दौरान भी कोविड को लेकर तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर बड़े पैमाने पर सरकार को घेरने की कोशिश किया और सरकार को घेरा, एक से एक सबूत दिया उन्होंने। और तो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस की जो लीडरशिप है वह साफ समझ में आता है कि वो लीडरशिप इस तरीके से करते हैं कि हर कोई उनको लोहा मानता है। और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से उनको जताया गया भरोसा कि वह अब सरकार बनाने जा रहे हैं, बन रही सरकार महाराष्ट्र में। तो कहीं न कहीं ये बड़ा फेरबदल ना हो, अच्छा काम करे महाराष्ट्र में। यही कारण है कि देखिए वह दर मंदिर के दर पर जाकर वह अपने माथा टेक रहे हैं और माथा टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं, ताकि आने वाले समय में कोई विघ्न महाराष्ट्र की सरकार में ना आए और अब अच्छे से काम महाराष्ट्र सरकार कर पावे, जनता की सेवा कर पाए। जाके देखिए देवेंद्र फडणवीस खुद कल कहा कि वह उनकी सरकार 24 घंटे महाराष्ट्र जनता के लिए काम करती रहेगी, महाराष्ट्र जनता के लिए उनके लिए मौजूद रहेगी। तो आने वाले समय में बात साफ है कि 24 घंटे महाराष्ट्र जनता के साथ बिल्कुल खड़ा होना सरकार को, सरकार की जो सेवा करने, सरकार की जो काम है वो जनता की सेवा करना पड़ेगा। और तभी आने वाले समय में देखिए बीजेपी का नारा भी है कि 2024 में महायुति की सरकार, लेकिन 2029 में बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी को बड़ा करना है तो ये तमाम चीजें करनी भी पड़ेगी ताकि बीजेपी को और अच्छे से लोग वोट दें, ताकि जो सपना है बीजेपी का कि महाराष्ट्र अपने दम पर सरकार बनाए बीजेपी, वह एक सपना 2029 तक पूरा भी हो सकता है।
बिल्कुल। और साथ ही साथ अभिषेक, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि लीडरशिप क्वालिटी उनकी एक बहुत अहम है, और ये हमने देखा भी कि संगठन को कैसे साथ में लेकर चलना है, ये हमने चुनाव के दौरान भी देखा, उसके बाद 2014 की हमने बात की, उस दौरान भी देखा, और अभी भी हमने देखा कि जिस तरह से एक है तो सेफ है और या फिर बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर पार्टी के अंदर ही कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि डिसएग्रीमेंट्स थे, अजीत पवार उसके विरुद्ध थे, लेकिन उस चीज को भी जिस तरह से उन्होंने पेश किया और ये कहा कि अभी वो नए नए आए हैं, इस चीज को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, और कैसे डिसएग्रीमेंट को भी अग्रीमेंट में चेंज करना है और लोगों के सामने किस चीज को कैसे रखना है वो बखूबी जानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, एक वक्ता जो होता है ना, जो नेताओं के वक्ता भी अच्छा होना चाहिए। हाँ। और नेता बनने के लिए वक्ता अच्छा होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल अपने साथ गोई के लिए जाने जाते हैं, जो भी सफाई से बात करते हैं बड़े ही एकदम साफ तरीके से बात करते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जब उनसे पूछा गया था आखिरकार अजीत पवार विरोध कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा ये नारा जो, तो उसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा था कि वह चूंकि दूसरे पार्टी से आए हैं और उनकी जो सोच रही है वो अलग सोच रही है और यहाँ पे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनसे बकायदा ये भी पूछा गया था कि क्या वह हिंदुत्व अपनाएंगे, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो हिंदुत्व को भी साथ में हम लेकर आएंगे। तो एक बात साफ है कि देखिए, सभी को साथ लेकर चलने का जो प्लान था एक नाथ शिंदे को, अजित पवार को, देवेंद्र फडणवीस का, यह के साथ दिखाई पड़ रहा है। और देवेंद्र फडणवीस भले ही देखिए उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार में थे, लेकिन इन तीनों नेताओं को एक साथ रखने में, जो आपस में कहीं अनबन ना हो, कहीं चीजें ना हो, देखा गया कि कहीं भले देखिए हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, तमाम चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देवेंद्र फडणवीस उसमें माहिर हैं और वह अलग तरीके से बात करके सबको मनाने में जरूर सफल होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। अब इंतजार रहेगा 5:30 बजे का, जब राज तिलक